कुछ चीजें ऐसी है कि वक्त के साथ उसको हमें एडॉप्ट करना पड़ता है। तो उन्हीं चीजों को जिन्हें हमने एडॉप्ट किया है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जोड़ना या एमेंड करना, किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सवाल आता है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड कर सकते हैं क्या? तो देखिए, जो आर्टिकल 368 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें पावर देता है कि हम, जो हमारा संविधान है, इसके किसी भी पार्ट को हम एमेंड कर सकते हैं। लेकिन किस हद तक एमेंड कर सकते हैं? तो आपको केशवानंद भारती केस 1973 पता होगा। उस केस ने एक ब्रैकेट लगा दिया उसके ऊपर। उस केस में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को एमेंड कर सकता है, लेकिन विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो 3 तरह से अमेंडमेंट किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, अब हम उसको देखेंगे। ये देखो, ये अभी हमने वही बात की थी कि आर्टिकल 368 के अंदर ये पावर दी जाती है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो किसी भी हद तक जाके अमेंड कर सकता है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर कब ऐड हुआ था हमारे संविधान में? तो ये हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर। अब आगे देखते हैं, 3 टाइप से हम अमेंडमेंट करते हैं। पहला कौन सा है? तो जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल, जो कि सिंपल मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट है। सॉरी, अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या कहता है? इट रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज करो आप कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पार्लियामेंट में सॉरी, अगर 100 मेंबर्स हैं टोटल, तो आपसे ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 50% से ज्यादा, मतलब 50 + 1, यानी कि अगर 51 मेंबर, 51 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और अगर वो वोट कर रहे हैं, तो मेजोरिटी जिस पक्ष में जाएगा वहां से अमेंडमेंट हो सकता है। तो यही है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। इसके अंदर क्या बोला गया है? मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड। अब इस सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो इनमें से कौन कौन से प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको हम अमेंड कर सकते हैं? तो जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं ना, या इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे जो प्रोविजंस है, अगर इसको हमें अमेंड करना है तो हम इसको क्या करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से हम इसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है? अगला देखिए, नेक्स्ट टाइप कौन सा है अमेंडमेंट का? जो सेकंड है, वो सेकंड अमेंडमेंट ये कहता है कि बाय अ मेजोरिटी, ये स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होगा कि 2/3 ऑफ द मेंबर, जो 2/3 होंगे मेंबर +1, इनका प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप बात करो कि अगर 300 टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, तो एटलीस्ट 201 मेंबर का प्रेजेंट होना बिल्कुल जरूरी है, तभी आप स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो। अब ये स्पेशल मेजोरिटी हमें कहां कहां देखने को मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को या डीपीएसपी को अमेंड करना है,
तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो तीसरा टाइप होता है वो इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। देखो जितने भी फेडरल कैरेक्टर की, जब हम फेडरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो जितने भी प्रोविजंस फेडरल कैरेक्टर से जुड़े हुए होंगे उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हाफ ऑफ जो स्टेट होंगे ना, कम से कम आधे स्टेट का भी वहां पे मंजूरी चाहिए होगा, और वो किससे करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। क्या कहता है ये देखते हैं, बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल मेजोरिटी तो आपको पता है कि मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, और जब एक बार यहां पे ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, तो एटलीस्ट 50% जो आधे स्टेट है उसको भी सिंपल मेजोरिटी के साथ इन बिल्स को पास करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की, तो जो 7वां सूची है इसके अंदर जब हम 3 लिस्ट की देखते हैं ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो जब इसकी हम बात करेंगे तो यहां पे क्या चाहिए होगा? यहां पे स्पेशल मेजोरिटी और प्लस रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम जीएसटी काउंसिल में कोई बदलाव करना चाहे, कोई अमेंडमेंट करना चाहे, तो उसके लिए भी हमें जो है स्टेट से रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि 3 तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। और जब हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 की बात करते हैं, देखो ये हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था 1951-52 में। 1950 में हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इनटू फोर्स आया था। वो फोर्स में कब आया था? 1950 में। इसके जस्ट 1 साल के अंदर ही देख रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्शन जो है, एडाप्टिलिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज्यादा है कि विद इन अ ईयर हमें समझ आया कि कुछ चीजों में हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया और इसे हम लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे कि लैंड रिफॉर्म एक्ट से रिलेटेड है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है, और 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था। और बताइए सबसे यहां पे जो एक चीज थी कि जब 9th अमेंडमेंट एक्ट को ऐड किया गया, टिल केशवानंद भारती केस 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। आर्टिकल 13 के अंदर जो है ना लॉ को डिफाइन किया गया है, उसी के अंदर हम जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो 9th शेड्यूल को इस पहले जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया, तो ये उसके अंदर आ जाता है। और कौन कौन सी चीजें हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में जो ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है इसको बढ़ाया गया था। आप ऐसे ही कहीं जाके हल्ला गुल्ला नहीं मचा सकते। जो अभी आप देखते हो कि आर्टिकल 19 के अंदर आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था किसमें? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आगे देखते हैं, आफ्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
देखो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, और इसके आने का, अगर देखो इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये बनता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट बनाया गया था ना, वो इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था, इसी अमेंडमेंट के थ्रू। हमने देखा था कि फजल अली कमीशन जो है वो 1953 में बैठेगी, और फजल अली कमीशन ही रिकमेंड करती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनना चाहिए। और 7th अमेंडमेंट एक्ट में हमने वही देखा कि पहली बार आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का दर्जा दिया गया। 7th अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुए हैं और वो देख लेते हैं। This amendment abolished the existing classification of state into 4 categories. देखो पहले 4 कैटेगरी में, ये 1935 का अगर आप एक्ट देखोगे तो उसके बाद ही हमने देखा था कि इंडिया के पूरी टेरिटरी को 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब जो ये 4 कैटेगरी है ना, इसको खत्म करके पहली बार 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में हमारे इंडिया के होल टेरिटरी को डिवाइड किया गया था। इसके साथ ही साथ अगर पूछा जाए तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश का भी यहां पे हमने गठन देखा था। ठीक है, और क्या क्या था इसके अंदर? इट एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज, प्रोवाइडेड for the establishment of common high court for 2 or more states. 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने 2-3 बदलाव और देखे थे, जैसे कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। सपोज करो कि कोई एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है तो उसका और जो साथ में स्टेट है उसका एक ही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 और मोर स्टेट का। सपोज करो कि कोई स्टेट छोटा सा है, वहां पे बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन वहां की बहुत कम है, तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। इसीलिए देखो इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, जबकि स्टेट 28 है। ठीक है, और क्या चेंजेस हुए इसमें? इन्होंने बोला इस अमेंडमेंट के अंदर जो गवर्नर है, पोस्ट ऑफ गवर्नर को भी 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए किसी एक गवर्नर को ही अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा 7th अमेंडमेंट एक्ट में? पहली चीज ये थी कि इसके अंदर पहली बार 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया। सेकेंड क्या था कि इसके अंदर हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया गया। थर्ड क्या था? थर्ड ये है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है 2 और मोर स्टेट्स के बीच में हमने क्या देखा? एक ही गवर्नर को अपॉइंट किया गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो था ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन करना। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे जुड़ी कोई भी चीज अब आप मिस करोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 9th अमेंडमेंट एक्ट के। देखो 9th जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसको नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में बेसिकली हुआ क्या था कि इंडिया को उस समय जो अभी बांग्लादेश वाला जो रीजन है ना, ये उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो हमें क्या करना था कि हमें कुछ लैंड को, ये इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट जो हुआ था 1958 का, इसके थ्रू हमें क्या करना था कि कुछ हमारी टेरिटरी का एक छोटा सा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को देना था, ईस्ट पाकिस्तान को देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे किसी को प्रॉपर्टी टेरिटरी हमारी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
तो इसी चीज के लिए हमने देखा था 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960, और इसी के अंदर जो इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबाड़ी जो था, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हुआ करता था, उसको हमने किसको दे दिया? ईस्ट पाकिस्तान को, जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश वाला रीजन है। ठीक है। 12th अमेंडमेंट की अगर बात हम करें तो 12th अमेंडमेंट के अंदर, अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1962 के अंदर। देखो, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो एडवेंट ऑफ पोर्चुगीज में मैंने आपको बताया था कि 1961 तक, मतलब हमारे आजादी के 14 साल बाद तक भी वहां पे पोर्चुगीज का ही रूल चलता था। तो 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में आता है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू हम गोवा और दमन दीव को इंडियन यूनियन में शामिल कर लेते हैं। और जिस समय हम इसको इंडियन यूनियन में मिलाते हैं ना 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इस समय ये यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यूटीज होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट की। देखो, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 14 लैंग्वेजेस थे। जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज की जो हम बात करते हैं ना, तो उस समय टोटल 14 लैंग्वेज हमें देखने को मिला था। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू हमने 15वां लैंग्वेज ऐड किया था अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर, और ये 15th लैंग्वेज कौन सा था? ये था सिंधी लैंग्वेज। 3 अमेंडमेंट होंगे लैंग्वेज को लेके। एक तो देखो 21st है, एक आफ्टर दिन 71st हो जाएगा, एंड लास्ट वाला जो होगा वो 92nd होगा। इसका एक ट्रिक भी है कि 21 प्लस 71, 21 प्लस 71 करोगे तो क्या आएगा? 92 आएगा। तो ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जो हमें लैंग्वेज को लेके आगे देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़े। अब आते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। देखो, ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, इन दोनों को अमेंड किया गया था। क्या कहता है ये अमेंडमेंट, ये देख लेते हैं। It affirmed the power of Parliament to amend any part of the Constitution, including fundamental rights, by amending Article 13, जो कि जुडिशियल रिव्यू या लॉ को डिफाइन करता है, एंड 368 ये वही आर्टिकल है जो अमेंडिंग पावर्स प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। Made it compulsory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill. देखो, ये प्रावधान अभी तक चल रहा है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर उसको दोनों हाउस ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना वहां मस्ट हो जाता है, बिल्कुल उन्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये था आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब हम आगे देखते हैं। अगला अमेंडमेंट है हमारा 25th अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो, 1971 में हमने कई सारे अमेंडमेंट्स देखे। इसके पीछे वजह है क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्हें पावर जो था कुछ ज्यादा ही रास आ रहा था, तो उन्होंने हर वो चीज किया जिससे वो कंप्लीटली पावर में रह सके। इवन प्रेसिडेंट का वो पावर छीन लेंगे। अगले अमेंडमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि वो हाई कोर्ट के पावर को भी कर्टेल कर लेगी। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ? इट कर्टेल्ड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। सबसे पहली बार जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, इसके स्कोप को कम किया गया था इस एक्ट के अंदर।
It provides that any law made to give effect to the DPSP in Article 39B or C cannot be challenged on the ground of violation of rights guaranteed by Article 14, 19 and 31. अब आप समझो जो आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 14 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या करता है? आर्टिकल 19 हमें 6 राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले। और आर्टिकल 31 क्या था? ये था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में हम देखेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट से उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अमेंडमेंट देखते हैं। देखो 1971 में हमने कितने अमेंडमेंट देखे? टोटल 3 अमेंडमेंट होते हैं 1971 में, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th एंड 26th अमेंडमेंट एक्ट। और जो 26th अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट बना। इसने क्या किया था कि प्रिवी पर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको एबॉलिश कर दिया था। इट एबॉलिश द प्रिवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो 1947 के बाद जितने भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनते हैं, इंडियन टेरिटरी के अंदर वो शामिल होते हैं, तो उनको एक मुआवजा दिया जा रहा था और उसी मुआवजा की जो रकम होती थी ना उसको हम प्रिवी पर्स बोला जाता था। तो इंदिरा गांधी के टेन्योर में कुछ अच्छे काम भी हुए। इन्होंने क्या किया कि प्रिवी पर्स के कॉन्सेप्ट को एबॉलिश कर दिया, क्योंकि राजा महाराजा जो थे वो बैठ के अपना खाना खा रहे थे, तो इन्होंने बोला नहीं, इक्वालिटी आनी चाहिए, तो इन्होंने प्रिवी पर्स के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 36th अमेंडमेंट एक्ट। अब चलो मैं आपको 36 से पहले एक 35th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताता हूं। जो 35th अमेंडमेंट एक्ट था इसके अंदर हमने क्या किया था? 35th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया था। इस समय अगर आपसे पूछे कि सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना, आपका आंसर होना चाहिए कि 35th अमेंडमेंट एक्ट। और 36th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सिक्किम को फुल फ्लैग्ड स्टेट का दर्जा मिल जाता है। अब हम बात करेंगे 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 की। देखो ये वही टाइम पीरियड है जब इमरजेंसी से पूरा देश बौखलाया हुआ था, बहुत सारे चेंजेस हुए थे और इसी चेंजेस को रोकने के लिए हम देखेंगे बाद में कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगा। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें 1975 का, इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसिएबल। देख रहे हो, प्रेसिडेंट के पावर को ही छीन लिया है इन्होंने पूरी तरफ से। अभी हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस है उसमें हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, राइट। 38th अमेंडमेंट के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि इन्होंने प्रेसिडेंट का जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो लॉ है उसको ही वॉइड कर दिया था। It made the promulgation of ordinances by the president, governors and administrator of union territory non-justiciable। समझो इस चीज को, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं छोड़ी।
प्रेसिडेंट को बोला ना आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो, ऑर्डिनेंस पास करते हैं ना प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 के अंदर ये मेंशन्ड है। इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया है कि ना ही आप ऑर्डिनेंस पास कर पाओगे, ना ही यूनियन टेरिटरी के ऊपर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको जस्टिफाई कर पाओगे। कंप्लीट पावर को खत्म कर दिया गया यहां पे। आगे देखते हैं कि 38th अमेंडमेंट के एक्ट के बाद होता क्या है। देखो 38th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1976 में जब इमरजेंसी खत्म होती है, तो जब इमरजेंसी खत्म होगी तो इंदिरा गांधी को अपनी छवि सुधारनी थी। उस समय उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलतियां करी है इमरजेंसी लगा के। तो अब क्या करेंगे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी चाहेगी कि वो सारी चीजें जिस वजह से लोग अब इनसे नफरत कर रहे हैं, अब उसे सुधारा जाए यहां पे। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे यहां पे देखो, इट कंटेन्स 59 क्लाउजेज एंड कैरीड सो मेनी चेंजेस। यही वजह है कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले अगर आप बात करोगे, इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां पे हमने क्या देखा था, अप्रोक्स 70% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो हमने वहां से बोरो किया। आफ्टर देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 59 क्लॉजेस ऐड किए गए, इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई। देखो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही सबसे पहले हमारा जो इंडिया का प्रियम्बल है इसको हमने पहली बार यहां पे अमेंड किया था। देखो पहली और आखिरी बार था, एक ही बार अभी तक प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही 3 टर्म को ऐड किया गया था। कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इससे पहले सिर्फ यूनिटी था, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट ये हमने कहां से बोरो किया था, तो ये हमने यूएसएसआर रसिया से बोरो किया था। अब यहां पे हम देखते हैं कि एक चीज और हुई थी, और वो क्या थी, एक मिनट रुक जाइए। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। देखो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, जिसमें राइट टू टैक्स वगैरह भी शामिल थे। उनमें से 6 फंडामेंटल ड्यूटीज को वहां से अडॉप्ट किया गया था, 2 और हमने उसमें ऐड किया, एड ऑन किया। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, या आर्टिकल 51A कह लीजिए, आर्टिकल 51A और पार्ट 4A के अंदर हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। यहां पे देखो प्रेजेंट में देखा जाए, जिस समय ऐड किया गया था उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट वन हम देखेंगे 86th अमेंडमेंट एक्ट में जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया जाएगा यहां पे, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हुए इसमें, दिस अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस। इट मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 1976 के इस एक्ट में इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ही होता है ना हमारा प्रोटेक्टर, हमारा गारंटर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारे चीजें थी जो हमने यहां पे देखी। और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है।
provide that laws made for implementation of DPSP cannot be declared void on the ground of violation of some fundamental rights। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने पहली बार देखा था ये कि डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किससे? फंडामेंटल राइट्स से। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो निगेटिव इन नेचर होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स है नहीं है, इसको निगेटिव इन नेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ाते हैं कि आप सिटीजन्स को उसका राइट्स दो। इससे पहले भी हमने देखा था ना कि आर्टिकल 14, 19 और 31 का जो स्कोप है इसको इन्होंने कम कर दिया था। तो यहां पे इन्होंने जो सबसे बड़ा चेंज किया था वो यही किया था कि डीपीएसपी को इन्होंने प्रायोरिटी दी और फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने बोला कि इसको कर्टेल करो, इसके पावर्स को कम करो, फंडामेंटल राइट्स के पावर को। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? देखो टोटल 59 क्लॉज इसमें ऐड किए गए थे। मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज आपके लिए लेके आया हूं, अगर सारे लेके आता तो पूरा क्लास इसी पे ही खत्म हो जाते। एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डीपीएसपी में भी चेंज किए गए थे। इट रेज टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 5 to 6 years। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो पार्लियामेंटेरियंस का कार्यकाल होता है ना, टाइम पीरियड, उसको 5 years की जगह पे 6 years कर दिया गया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। और क्या क्या ऐड हुआ था देखो, तो ट्रिब्यूनल्स को हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया था। ये कौन सा हमारा है? पार्ट 14A के अंदर हमें ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलता है। अगर आपसे सिंपल अगर मैं एक सवाल पूछूं कि पार्ट 14 किससे रिलेटेड है, हमारे संविधान का जो पार्ट 14 है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो यूपीएससी है पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज इससे रिलेटेड है वो। और अगर मैं पार्ट 15 की बात करूं तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, वो है इलेक्शन। तो पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में ना एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या हुआ था कि 5 सब्जेक्ट्स जो थे स्टेट लिस्ट के उसको कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाला जाएगा, जिसमें पहला क्या है, तो पहला है आपका एजुकेशन, और क्या है, वेट एंड मेजरमेंट। तीसरा क्या था, फॉरेस्ट, जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इशू है ये। चौथा क्या था, जितने भी जुडिशियल एक्टिविटी हो रहे हैं ना उनको भी स्टेट से हटा के वहां पे डाला गया था। पांचवा आपको कमेंट में बताना है, कुछ आप लोग भी काम कर लो, सब कुछ मुझसे ही सीख लोगे आप। अब बात करते हैं हम 44th अमेंडमेंट एक्ट की। देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था कि 1978 में पहली बार इंडिया के अंदर सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी आती है, वो आती है जनता दल गवर्नमेंट। जनता दल गवर्नमेंट आएगी पावर में और आते ही वो 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगी। हालांकि जनता दल जो है वो पावर संभाल नहीं पाती है, पावर तो उनके हाथ में होती है लेकिन 1 साल के अंदर ही उनकी सरकार चली जाती है। पब्लिक जो है वो दोबारा से इंदिरा गांधी को इलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जनता दल जो है, जो आप बीजेपी का फॉर्मेट देख रहे हो ना, ये इससे पहले जनता दल थे। तो जनता दल उस समय नहीं संभाल पाती है अपना कार्यकाल, तो दोबारा से अगले साल हम देखेंगे कि फिर से इंदिरा गांधी ही गवर्नमेंट बन जाएगी।
तो 44th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे मोरारजी देसाई का टाइम रहता है 1978 में, और इसमें अब क्या क्या चेंजेस हुए, इन चेंजेस के बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, इट रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डेट इज 5 ईयर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा था कि उसे बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, तो यहां पे दोबारा से 5 साल कर दिया गया। जो इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस का टर्म है, उसको रिप्लेस किया गया किससे, आर्म्ड रेबेलियन से। अब देखो आर्म्ड रेबेलियन से उसको क्यों किया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकता है। सपोज करो कि 10 लोग एक गैदरिंग बना के भी किसी चौक चौराहे पे बैठ जाए, तो सरकार तो बोल देगी कि यहाँ भी इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इन्होंने इस टर्म को चेंज कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इमरजेंसी प्रोविजंस में इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम बदल के आर्म रिबेलियन रखा गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। देखो यहां पे मैं एक चीज आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि जब जनता दल फर्स्ट टाइम आती है सरकार में, अभी भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करो, जो जनता दल का एक्सटेंशन है, तो यहां पे बोला जाता है कि एक क्लास सिस्टम को प्रमोट करते हैं कि एक अपर जो होगा वो बिजनेस क्लास होगा, मिडिल क्लास एंड देन लेबर क्लास। तो उस समय भी इस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया था जनता दल ने। इन्होंने क्या किया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले क्या था कि आप जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड थी, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट बना दिया। अब इसके अंदर ये हो गया कि जिसको जितनी मर्जी वो उतना प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। देख रहे हो क्या लिखा है, इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड मेड इट अ लीगल राइट। और ये इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 300 ये है वो आर्टिकल जिसके अंदर इन्होंने लीगल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया। और क्या क्या हुआ था, हमने देखा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी, या प्रेसिडेंट का इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो पावर था, उसे कर्टेल किया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। कहां कट किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। कहां पे रिस्टोर किया गया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में से रिस्टोर किया गया, ठीक है। It provided that during a national emergency, the fundamental rights guaranteed under Article 20 and 21 cannot be suspended. इससे पहले हमने क्या देखा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या किया था कि फंडामेंटल राइट्स को की वैल्यू कम करके डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, उन्हीं राइट्स को देखो। बेसिकली जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारी गलतियां हुई थी, और वो गलती कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोला जाता है। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी के दौरान उनसे जो गलतियां हुई, उस गलतियों को छिपाने के लिए वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाई थी। कुछ अच्छी चीजें भी हुई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसे दोबारा से रिस्टोर किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। आर्टिकल 21 आपको पता होगा, राइट टू प्रिवेसी। देखो 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। किसी भी इंडियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे
40 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टेन्योर में इमरजेंसी में कर्टेल कर दिया गया था। और क्या क्या हुआ है? इट रिस्टोर्ड सम ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो क्या होता है ना कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो काउंसिल ऑफ, वही जाते हैं ना हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुन के भेजते हैं, ये कहां जाएंगे? ये जाएंगे पार्लियामेंट में। इन्हीं में से कोई एक होगा जो उस काउंसिल को हेड करेगा। तो एमपी से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे हाई कोर्ट के अंदर। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो वहां के हाई कोर्ट के अंदर इनका मैटर चलता है। उसमें पहले क्या किया गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन सारे पावर्स को ही कर्टेल कर दिया गया। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में हम देखते हैं कि दोबारा इन पावर्स को रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत बातें कर ली 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, एंड आई होप कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये दो अमेंडमेंट जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे। क्यों? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट किए गए। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इसलिए लाया गया था ताकि देश को ये बताया जा सके कि इंदिरा गांधी ने बहुत गलत किया, लेकिन पूरी देश की जनता ने विद इन अ ईयर जनता दल गवर्नमेंट को रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा ये दोनों कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला कौन सा अमेंडमेंट है? ये है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। देखो इस समय राजीव गांधी 1984 में हत्या हो जाती है इंदिरा गांधी की, और यहाँ पे जो है राजीव गांधी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। अब 52nd अमेंडमेंट लाने के पीछे जो सबसे बड़ा एक वो था कि टू प्रोहिबिट द कॉन्सेप्ट ऑफ आयाराम एंड गयाराम इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। देखो आयाराम गयाराम होता क्या था कि आप एमपी बन गए तो आपको क्या बोला गया कि ठीक है चलो, आपकी पार्टी जो है आपको मंत्री नहीं बना रही, हमारे यहाँ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे। या पैसा वैसा देके खरीद फरोख्त करने का जो सिस्टम था, उसको रोकने के लिए राजीव गांधी लेके आते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के थ्रू इसको और क्या नाम दिया जाता है? इसको और एंटी डिफिक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने 10th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और ये कहता क्या है? इट प्रोवाइडेड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। अगर आप दल बदल करते हो, इसको हिंदी में दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर आप एक दल को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हो तो फिर आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। आगे देखते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ वो था आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? जो वोटिंग राइट थी ना, इससे पहले जो यूनिवर्सल सफरेज वाली जो बात करते हैं, तो ये 21 साल थे कि 21 साल का जो आदमी था उसे ही एडल्ट माना जाता था और वो वोट डालने का अधिकार था उसे। 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या करा गया कि इस वोटिंग राइट का जो एज है इसको 21 से कम कर 18 कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज मुझे बताओ कि जो ये एडल्ट सफरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो डायरेक्ट इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो भी 18 साल से प्लस है वो डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये बताओ कि किन किन लोगों के इलेक्शन में ये हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप 18 साल से ज्यादा हो
तो आप किन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे? तो देखो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनके इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करोगे, जो एमएलए होते हैं इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, और साथ साथ जो लोकल बॉडीज होते हैं, लोकल बॉडीज लाइक ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, इन तीनों के अंदर आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आपका अगला अमेंडमेंट है 69th अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो 69th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ ये 1991 में हुआ। इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया है कि जो दिल्ली का रीजन है ना, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 69th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। क्या चेंजेस देखने को मिले, तो आप सीधा बोलोगे कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर रीजन डिक्लेयर कर दिया गया। दिल्ली को क्या किया गया? एनसीआर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम 71st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अब देखो 71st अमेंडमेंट एक्ट जो था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। मैंने आपको 3 अमेंडमेंट बताए जो लैंग्वेज को लेके हुए। पहला कौन सा था? वो था 21st अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू हमने क्या किया था? ऑफिशियल लैंग्वेज में हमने 15th लैंग्वेज को यहां पे ऐड किया था। किसको किया था? 15th लैंग्वेज को। और वो लैंग्वेज कौन सा था? तो लैंग्वेज था आपका सिंधी। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पहला लैंग्वेज कौन सा था जो ऐड किया गया था, तो आप क्या वो जवाब दोगे उसका? आप बताओगे कि दैट वाज सिंधी लैंग्वेज। अब देखो 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 3 लैंग्वेजेज को 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। कौन कौन से हैं? पहला है आपका कोंकणी, सेकंड कौन सा है आपका? सेकंड है मणिपुरी एंड थर्ड वन इज नेपाली। और 71st अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्रीज्ड अप टू 18। 15 से क्या हो गई? बढ़ के 18 हो गई। ओके, तो ये था आपका 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बारे में। देखो 1992 में 3 अमेंडमेंट होंगे, 71st, 73rd, 74th। 3 इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया था? पार्ट ये सेक्शन नहीं होगा, ये पार्ट इसको आप कह लीजिए। हम इससे पार्ट 9 ऐड करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो कौन सा होगा? क्या कहलाएगा वो कहलाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जो पंचायती राज का जो फॉर्मेशन होता है लोकल बॉडीज के अंदर, वो हमें किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने उसे ऐड किया था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इससे हमने किस पार्ट को ऐड किया? अगर ये पूछा जाए तो पार्ट 9 को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। साथ ही साथ हमने 11th शेड्यूल को भी ऐड किया। ठीक है, आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 के तक जो है वो हमारे पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम 74th अमेंडमेंट एक्ट को।
अब देखो 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि लोकल बॉडीज में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस उसको हमने ऐड किया था। क्या किया था? जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है इसको हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया था। और हमने इसमें क्या किया था, जो पार्ट 9 था तो पार्ट 9A हमने यहां पे ऐड किया, और शेड्यूल में क्या किया था, 12th शेड्यूल हमने ऐड किया था। 73rd पंचायती राज पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल। 74th की बात की जाए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा इस अमेंडमेंट के बारे में। अब हम फाइनली बात करते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 की। देखो जब हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे थे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी, राइट। 86 उस समय हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करेंगे, और वो ड्यूटी क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स टू सेंड देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन टू स्कूल्स। अगर वो 6 से 14 साल के हैं ना, 6 to 14 ईयर्स है, तो उनको स्कूल भेजना ये ड्यूटीज है। ये किससे ऐड हुआ था? 86th अमेंडमेंट एक्ट से। और क्या क्या इसमें ऐड हुआ था? राइट टू एजुकेशन, जो आपका आर्टिकल 21A है, ये क्या है आपका? ये राइट टू एजुकेशन है। और ये किस एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो आप कहोगे 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। साथ ही साथ 86 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो डीपीएसपी में भी चेंज देखने को मिला था। वहां पे ये बातें की गई थी कि अगर बच्चा 6 साल से कम का है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका केयर करे। ठीक है, अब हम फाइनली बात करेंगे 91st अमेंडमेंट एक्ट की। देखो जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये 52nd अमेंडमेंट को एक एक्स्ट्रा, उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स प्रोवाइड करवाता है। 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि अगर पहले हमने क्या देखा था एंटी डिफेक्शन लॉ में कि कोई भी अगर इलेक्टेड पर्सन पार्टी बदल रहा है तो दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन के थ्रू उस पे कार्रवाई होगी। 91st अमेंडमेंट एक्ट में यह बात बोली गई कि अगर मेजोरिटी के साथ वो जा रहा है, सपोज करो कि 30 पर्सन है वहां पे एमपी एमएलए, अगर 20 एमपी एमएलए 2/3 मेजोरिटी के साथ वो किसी नई पार्टी में जा रहा है या कोई नया पार्टी फॉर्म कर रहा है तो उस पे एंटी डिफेक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। और क्या क्या इसमें बात की गई, तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें यह बात बोली गई कि पहले क्या होता था ना, आपको बोला कि ठीक है आप एक टीम को लेके आ जाओ, और आप जब आओगे तो आपके कुछ लोगों को यहाँ पे मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो पहले वो सीट लिमिटेड नहीं थी वहां पे, यहाँ पे क्या किया गया कि उसको लिमिट कर दिया गया। इसने बोला कि किसी भी हालत में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वो 15%, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ और अमेंडमेंट्स इसके अंदर है, और ये क्या है ये देखो, ये तो वही है 50% वाला। एंड सेकेंड क्या है कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शेल नॉट बी लेस देन 12। एटलीस्ट 11 मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर होना ही होना है, चाहे आपका स्टेट कितना भी छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके मंत्रिमंडल में जो लेजिस्लेशन ऑथोरिटी है उसमें 12 लोगों का होना जरूरी है। तो क्या क्या देखा,
15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते और मिनिमम 12 मेंबर स्टेट में होना जरूरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। 86th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हम बात करेंगे 92nd अमेंडमेंट एक्ट के। देखो अगर हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये लास्ट अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू हमने लैंग्वेजेस को जोड़े थे, ऑफिशियल लैंग्वेज को हमने ऐड किया था। 21st अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या देखा था कि हमने सिंधी को 15th लैंग्वेज के रूप में ऐड किया था ना, 21st अमेंडमेंट एक्ट में सिंधी को ऐड किया। आफ्टर देन 71st अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा मणिपुरी, नेपाली, इन सब को हमने ऐड किया था, 3 लैंग्वेज को ऐड किया था तब। 92nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम 4 लैंग्वेजेस को ऐड करेंगे 8th शेड्यूल में, और वो कौन कौन से हैं? वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। और इसके साथ ही जो नंबर है वो बढ़ के हो जाएगा शेड्यूल्ड या ऑफिशियल लैंग्वेज का कितना? 22। और ये याद रखना कि 3 ही अमेंडमेंट हुए हैं, 21st, 71st, 92nd। इसके अलावा हमने कोई भी अमेंडमेंट नहीं देखा है। कहा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर। अब हम अगले अमेंडमेंट की बात करेंगे तो ये है आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट। 97th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। देखते हैं क्या है इसमें। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। देखो अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली डीपीएसपी में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। इट इंक्लूड अ न्यू डीपीएसपी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमने देखा था पंचायत राज हमने जोड़ा। 74th अमेंडमेंट एक्ट में हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को जोड़ा था। और यहां पे हम क्या जोड़ रहे हैं? पार्ट 9B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहां पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99th अमेंडमेंट एक्ट। देखो 99th अमेंडमेंट एक्ट को एनजीएसी वर्सेस कॉलेजियम के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे क्या हुआ था? इस अमेंडमेंट के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कमेटी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि डिसाइड करती है कि कौन जज बनेगा और कौन वहां के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस 2014 में उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कॉलेजियम सिस्टम जो है ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनजीएसी को फुल पावर दे दी गई, लेकिन 1 साल के अंदर ही 99th अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम वापस आ जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करेंगे 100th अमेंडमेंट एक्ट के। जो 100th अमेंडमेंट एक्ट है ये है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा सो कॉल्ड नेबर है, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे साथ, तो उसके साथ हमने ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया था। ठीक है, इसमें अब ज्यादा चीजें नहीं देखो, बस अगर 100th अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछा जा रहा है आपको बस एक लाइन याद रखना है कि 100th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है। किसके किसके बीच? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। और कब ये आया था? तो ये 2024 में हमने इस अमेंडमेंट को देखा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस अमेंडमेंट ने पूरी की पूरी तबाही मचा के रख दी थी इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में। इसे हम कहते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने जीएसटी को जोड़ा था। अब जीएसटी को समझना ही इतना कठिन था। किस एक्ट आर्टिकल के अंदर जोड़ा था? 279A के अंदर हम यहाँ पे जीएसटी को जोड़ेंगे। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है?
280 क्या है आपका फाइनेंस कमीशन है, उसमें से एक कम करके ए लगा दो, तो 279 ए में क्या है, वो है जीएसटी काउंसिल की वो बात करता है। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो वो है गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम 102nd अमेंडमेंट एक्ट की। देखो 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 में आया, इससे हमने क्या बनाया था, इससे बनाया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी जो है, इसका गठन होता है आर्टिकल 338 बी के अंदर। हम क्या देखते हैं कि एनसीबीसी का गठन होता है। ठीक है, ब्लिंक कर रहा है, बैटरी चल जाएगा 5 मिनट। ठीक है, चलो। तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट से अगर आपसे कुछ भी पूछे ना, तो आप सिर्फ यही समझो कि जस्टिस रोहिणी कमेटी बैठी थी और इन्हीं के कहने पे जो है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हमने देखा था। अब बात करेंगे 103rd अमेंडमेंट एक्ट की। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो ईडब्ल्यूएस वाला कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, इसमें हमने देखा था कि 10% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था किसको, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, इन लोगों को दिया गया था। ठीक है, अब इसकी वजह से आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 15 दोनों को ही अमेंड करना पड़ा, दोनों में ही 16 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 4 को ऐड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा कि 15 के अंदर देखो जो इंस्टीट्यूशंस है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आर्टिकल 15 के अंदर बात होती है, तो इसको भी अमेंड करना पड़ा। और 16 के अंदर अपॉर्चुनिटी की बात होती है, तो यहाँ पे भी हमने 16 क्लॉज 4 ऐड किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे 104th अमेंडमेंट एक्ट की। अब जो 104th अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें दो बातें हुए। पहली बात कि जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का, कहां पे, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में, उसको 2030 तक के लिए, अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये थी कि जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के 2 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनको यहां पे रिमूव कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अब जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियंस, क्योंकि बहुत ही कम पॉपुलेशन बची है और 2 सीट देना बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए